सुप्रभात बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज मेरी चर्चा का विषय है ततारा वामिलो कथा। ततारा वामिलो कथा एक द्वीप समूह की कथा है जिसे लीलाधर मंडलोई ने लिखा है। बच्चों, ये प्रेम और बलिदान पर आधारित कहानी है जिसे आज भी बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ द्वीप समूह के अंतर्गत इसकी चर्चाएं हुआ करती है। बच्चों, बखूबी हम जानते हैं कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इस समाज में घृणा को जीतने के लिए प्रेम की आवश्यकता महसूस की जाती है। वैसे भी सच्चा प्रेमी वही है जो स्वयं को समर्पित कर देता है। निसंदेह ततारा वामिलो कथा एक प्रेम कहानी है, द्वीप समूह की कहानी है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बलिदान पर आधारित है। सदियों की चली आ रही परंपरा को तोड़ने के लिए किसी न किसी को आगे आना ही पड़ता है और भले ही उन स्थितियों में उसका विरोध हुआ करता है, लेकिन बाद में उसकी प्रशंसा होती है, लोग उसे पूछते हैं, लोग उसकी जय जयकार करते हैं। किसी भी देश, किसी भी काल, किसी भी परिस्थिति में ऐसे समाज सुधारक, ऐसे महापुरुष पैदा होते रहे हैं और समाज उनकी वंदना करता आया है। यहाँ हम जिस ततारा की बात कर रहे हैं वह भी द्वीप समूह का एक बड़ा ही सुंदर, स्वस्थ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति था। सर्वत्र उसकी प्रसिद्धि थी, लोग बड़ा ही उसे आदर और सम्मान देते थे। लेकिन समय के साथ उसे स्वयं को बलिदान के मार्ग पर आरोपित करना पड़ा। दरअसल जीवन में प्रसिद्धि तभी मिलती है जब हम सर्वस्व समर्पण करते हैं, जब हम बलिदान को गले लगाते हैं। भारतीय इतिहास गवाह है कि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उन्हीं के नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किए गए हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। यहाँ बच्चों, हम ततारा वामिलो कथा की बात कर रहे हैं। ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी और इस संदर्भ में हमने इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को रेखांकित किया है ताकि आपको भली भांति इस तथ्य से अवगत कराया जा सके कि आखिर इस शीर्षक के अंतर्गत कौन सी मूल बातें हैं, कौन सा तथ्य है जिसे जानना आवश्यक है, जिसका लाभ हमें परीक्षाओं में मिल सकता है, हम परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि समाज में कोई भी समाज सुधारक जब कदम आगे बढ़ाता है तो उसे समाज का सामना करना पड़ता है, यानी समाज के द्वारा जो उसका विरोध होता है उसे सहना पड़ता है। यहाँ इस शीर्षक के अंतर्गत भी लीलाधर मंडलोई ने प्रेम और बलिदान की बात की है और यह देखा गया है कि भारतीय इतिहास में जिसने भी बलिदान दिया उसका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं गया। कहीं न कहीं वह बलिदान भावी पीढ़ी के लिए उदाहरण बन जाता है और उन चिन्हों पर चलकर, उन आदर्शों को अपनाकर भावी पीढ़ी अपने जीवन का नया मार्ग प्रशस्त करती है। यहाँ भी ठीक ऐसा ही हुआ। भले ही ततारा वामिलो ने स्वयं को अर्पित किया, उनकी प्रेम कहानियां चर्चा का विषय बनी, लेकिन उसके बाद जो सामाजिक परिवर्तन हुए उस परिवर्तन ने समाज की दिशा और दशा बदल दी। निसंदेह वह एक स्वर्णिम पल रहा होगा जब ततारा और वामिलो ने मिलकर द्वीप समूह की प्राचीन रूढ़ियों को
बदलने का काम किया होगा। और आज इतिहास नमन करता है ऐसे बलिदानी पुरुषों का, ऐसे आदर्श पुरुषों का, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ इस कहानी की चर्चा के लिए मैंने इसके कुछ चुनिंदा प्रसंगों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि पूरी कहानी बखूबी आप समझ जाएं, जान लें कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जिसे जानने की आवश्यकता है। तो बच्चों, यहाँ पाठ के जो मुख्य प्रसंग हैं उसमें सबसे पहले ततारा एक विलक्षण युवक, यानी सबसे पहले ये हम जानेंगे कि ततारा कौन था। ततारा पासा का एक सुंदर और बलिष्ठ युवक था, जिसके हृदय में देश सेवा, समाज सेवा की ललक थी। वह अपने द्वीप समूह के साथ साथ दूसरे गांव वालों को की भी सहायता किया करता था। यानी एक तरह से कहा जाए तो उसने अपना जीवन समाज सेवा के लिए अर्पित कर दिया था। बड़ा ही साहसी था, बड़ा ही सुंदर था। समाज में उसकी अपनी एक खास पैठ थी। समाज में बड़ा ही उसे सम्मान दिया जाता था, आदर दिया जाता था। निसंदेह जब कोई व्यक्ति समाज सेवा के लिए आगे बढ़ता है, समाज सुधार के कार्यों से स्वयं को जोड़कर देखता है, तो समाज में उसकी प्रशंसा होती है, समाज उसे सिर आंखों पर उठाकर देखता है। ठीक यही स्थिति ततारा की थी। ततारा में वो सारे गुण थे जो एक सभ्य पुरुष में होने चाहिए। जाहिर सी बात है, इस तरह से सर्वगुण संपन्न कोई व्यक्ति समाज सेवा का व्रत लेकर आगे बढ़े तो उसके प्रति लोगों के हृदय में श्रद्धा भाव और विनम्रता भाव होना लाजमी है। ततारा को ये सारे सम्मान मिले, लोगों ने उसके इस कार्य को सराहा, लोगों ने उसकी खूब तारीफ की, और इस ततारा को भी लगने लगा कि वाकई उसका जो कर्तव्य है, उसकी जो निष्ठा है, उसका जो समर्पण है, वह समाज सेवा के प्रति केंद्रित है। और बच्चों, जाहिर सी बात है कि ततारा जैसे लोग समाज में चर्चा के केंद्र बिंदु होते हैं और इनसे सीख लेने की आवश्यकता होती है। वाकई ये ऐसे लोग हैं जिनके हृदय में समाज की दिशा और दशा को सुधारने का संकल्प होता है। और बच्चों, हम जानते हैं कि संकल्प से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो कोई ठान लेता है कि हमें बदलाव लाना है, क्रांति लानी है, नया मार्ग प्रशस्त करना है, जनता उसके साथ हो ही लेती है, भले ही थोड़ा विरोध झेलना क्यों न पड़े। इसके बाद ततारा व मीरों का मिलन। पर कहानी में ऐसी चर्चा लीलाधर मंडलोई ने की है कि एक दिन ततारा समुद्री चट्टान पर घूमने के लिए निकला। अचानक उसे एक सुरीली आवाज उसके कानों तक पहुंची, और जब वह उस आवाज की तरफ आगे बढ़ा तो उसकी नजर एक खूबसूरत युवती पर पड़ी। आवाज इतना प्रभावी था, आवाज इतनी सुरीली थी कि वह मंत्र मुग्ध हो गया। जाहिर सी बात है बच्चों, जब हम किसी सुरीली आवाज पर, जब हम किसी मीठी आवाज पर अपना सर्वस्व खो देते हैं तो फिर उसके प्रति प्रेम और आकर्षण के भाव जागते हैं और इंसान उसके प्रति आकृष्ट होता हुआ चला जाता है। ठीक यही स्थिति ततारा की थी। उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हुए जब उसने एक खूबसूरत सी युवती को देखा तो वह मंत्र मुग्ध हो गया, और उसके मुंह से सिर्फ इतनी ही सी बात निकल रही थी कि गीत गाओ, तूने अधूरा क्यों छोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि सुनसान जगह पर, उस समुद्री चट्टान पर अकेले में अचानक किसी युवक का किसी युवती से ये कहना कि गाओ, तुमने गीत अधूरा क्यों छोड़ दिया, कोई भी युवती संकोचवश, लज्जावश, संकुचित होती हुई अपनी भावनाओं को समेटने का प्रयास करेगी, न कि यूं ही लगातार अपनी सुरीली आवाज निकालती रहेगी। ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही ततारा उस युवती के नजदीक पहुंचा, उस युवती ने गाना बंद कर दिया, लेकिन ततारा की जिद थी कि गाओ, क्योंकि ततारा को गीत काफी मनभावन लग रहा था, वह उसके प्रति आकृष्ट हो रहा था।
उसकी जिज्ञासा थी कि काश एक बार ऐसी सुरीली आवाज मेरी कानों तक पहुंचती। बहरहाल दोनों एक दूसरे को देखते रहे और युवती ने अचानक पूछा कि तुम हमारी तरफ यूं ही क्यों घूर रहे हो और अचानक तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो कि मैं किसी दूसरे गांव के लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने को बाध्य नहीं हूं। यानी उस युवती के द्वारा कही गई ये बातें यह इंगित कर रही थी कि कहीं न कहीं वहां के लोग पारंपरिक मूल्यों से, रूढ़िवादी विचारधाराओं से, क्षेत्रीय मान्यताओं से घिरे हुए थे, जिसे युवती तोड़ना नहीं चाह रही थी। इसका दूसरा पहलू यह भी है बच्चों कि उस युवती ने इस युवक को पहली बार देखा। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को कभी देखे नहीं थे, एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे, इनकी पहली मुलाकात थी। और तीसरी बात यह भी हो सकती है कि दोनों एक दूसरे गांव के नहीं हैं, इसलिए भी अनजान है। यदि गांव के होते, कस्बे के होते तो कभी न कभी मुलाकात हुई होती, लेकिन बिल्कुल ये पहली मुलाकात थी, इसलिए दोनों अनजान थे, दोनों अजनबी थे। बावजूद इसके इन दोनों युगल प्रेमी की मुलाकात ऐसे जगह पर हुई, ऐसे समय पर हुई, इन स्थितियों में हुई कि दोनों ने एक दूसरे को प्रेम भरी नजरों से देखा। और बच्चों ऐसा कहा जाता है कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो हो जाता है। ठीक यही स्थिति इन दोनों युगल प्रेमियों में भी देखने को मिली। इन्होंने एक दूसरे को देखा और स्वतः प्यार के अंकुर, प्रेम के अंकुर इनके हृदय में फूट पड़े। एक दूसरे के हृदय में आकर्षण के भाव जगे। भले ही पहले से परिचय नहीं था, लेकिन ये सब कुछ क्षण भर में हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो बखूबी हमने ततारा के बारे में जाना। ततारा कौन था, उसके बारे में इस बात की चर्चा हुई कि ततारा और ओआमिरो का मिलन उस समुद्री चट्टान पर हुआ था जहां दोनों शाम के समय टहलने गए थे। महज एक संयोग था कि टहलने के क्रम में ततारा को उस युवती से मुलाकात हुई जिसका नाम ओआमिरो था, और फिर इसी के समानांतर हम ये भी कह सकते हैं कि ओआमिरो को उस युवक से मुलाकात हुई जिसका नाम ततारा था। ये ततारा और अमीरो पहली बार मिले, दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। क्योंकि पहली मुलाकात में ततारा ने ऐसा कहा कि मैं कल भी तुम्हारी इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम जरूर आना। भले ही व्यग्रता के साथ ओआमिरो ने कहा कि ना कभी नहीं, और दौड़ती हुई घर चली गई, लेकिन घर जाकर भी वह चैन की सांस न ले सकी। करवट बदलते ही रात बीत गई और पुनः दूसरे दिन उसी चट्टान पर उसी समय दोनों मिलने के लिए प्रस्तुत हुए और मिलने का यह सिलसिला चल पड़ा। धीरे धीरे पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात, और इस तरह इनका एक दूसरे से मेलजोल बढ़ा, परिचय बढ़ा, प्रेम के भाव बढ़े, दोनों के हृदय में आकर्षण के भाव बढ़े, और इस तरह दोनों एक दूसरे के हो गए। तब इनकी प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी और ये खबर दोनों के गांव में आग की तरह फैल गई। सब जान गए कि ततारा व ओआमिरो प्रेमी हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह थी इस प्रेम कहानी के बीच कि ये दोनों अलग अलग गांव के थे, जबकि वहां की मान्यता थी कि शादी अपने गांव से अलग नहीं हुआ करती थी। बच्चों, ये दीप समूह की बात है। हर गांव, हर समाज की अपनी मान्यताएं होती है, अपने आदर्श होते हैं, अपनी विचारधारा होती है, और लोग उसे मानने के लिए बाध्य हुआ करते हैं। ये बात और है कि कुछ ऐसे भी लोग इसी समाज में पैदा होते हैं जो इन रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़ने का भी काम करते हैं, और वैसी विचारधारा जो वाकई हमारे समाज के विकास में साधक न हो, बाधा उपस्थित करे, उसे तोड़ देना ही ज्यादा उचित है।
और तोड़ने का जो काम करता है वही सच्चा महापुरुष होता है, वही कर्मवीर होता है, वही समाज सुधारक होता है और दुनिया ही उसे नमन करती है। ये ठीक है कि तोड़ने के क्रम में उसे बलिदान का घूंट पीना पड़ता है, अपना जीवन उत्सर्ग करना पड़ता है, बावजूद इसके अमरत्व की प्राप्ति जरूर होती है, लोग उसकी जय जयकार जरूर करते हैं। अगला, ततारा व अमीरों का प्रेम। मिलन के पश्चात, जैसा कि मैंने कहा बच्चों, ये समुद्री चट्टान पर मिले थे पहली बार और इसके बाद मिलन का सिलसिला शुरू हुआ। एक दूसरे से मिलते रहे, प्रेम के भाव बढ़ते रहे, दोनों एक दूसरे को दिल दे चुके थे। अब इन्हें अलग करना बड़ा ही कठिन था, क्योंकि जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि ततारा और अमीरो दूसरे से प्यार करते हैं, तो लोगों ने इन दोनों युगल प्रेमियों को समझाया कि देखो, तुम लोग अलग अलग गांव के हो और सामाजिक मान्यता के अनुसार तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर है एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। परंतु इन दोनों ने कसम खा ली थी कि चाहे परिणाम जो भी हो, अंजाम जो भी हो, हम एक दूसरे को कभी भूलेंगे नहीं, हम एक दूसरे को कभी छोड़ेंगे नहीं। बच्चों, प्रेम में कुछ ऐसा ही होता है और सच्चा जो प्रेमी होता है कभी भूलने की बात नहीं करता है। और वैसे भी कहा गया है कि जो सच्चा प्रेम है उसमें तो समर्पण ही तो है। तभी तो भारतीय इतिहास में लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो और जूलियट की प्रेम कहानियां चर्चित है। लेकिन वर्तमान समय का जो प्रेम है महज एक हवस है, एक भूख है, जहाँ इंसान खाने की तरफ मुखातिब होता है। यह प्रेम नहीं है, एक औपचारिकता है या दिखावा है। लोग भले ही कह दें आई लव यू, महज एक शब्द है, न कि हृदय का भाव है। लेकिन यहाँ ऐसी भावना नहीं थी, क्योंकि आज जिस प्रेम की हम चर्चा करते हैं उसमें वासना का भाव है, लेकिन इनका जो प्रेम है उसमें वासना नहीं थी, उसमें सच्चाई थी, अस्थायित्व था, समर्पण था, बलिदान का भाव था। इसलिए वे समाज में लोकप्रियता हासिल कर सके, अन्यथा वे भी आम प्रेमी की तरह धराशायी हो जाते और कोई किसी को याद नहीं रखता। लेकिन चूंकि ये वंदनीय है, ये आदरणीय है, इनकी कथा आज भी द्वीप समूह में दोहराई जाती है। इसका मूल कारण है इनकी निष्ठा, इनका समर्पण, इनका विश्वास और उस संकीर्ण विचारधारा को तोड़ने की प्रबल इच्छा, जिसका लाभ आज वर्तमान निकोबार और लिटिल अंडमान के लोग उठा रहे हैं। आज वहाँ के लोग ऐसी परंपराओं के टूट जाने के उपरांत एक दूसरे गांव में शादी करते हैं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन गौर करने वाली की बात है कि ततारा और अमीरो ही ऐसे युगल प्रेमी थे जिनके बलिदान से, जिनके समर्पण से इन परंपराओं का अंत हुआ। अन्यथा आज भी निकोबारी जाति के लोग इस परंपरा के चक्रव्यूह में फंसे हुए होते हैं। इसके बाद है पासा गांव में पशु पर्व। जैसा कि मैंने कहा बच्चों, धीरे धीरे इन दोनों का प्रेम प्रमाण चढ़ता गया और इसी क्रम में पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। ये क्षेत्रीय और निकोबारी द्वीप समूह के लोगों का पर्व है, जहां पशु पर्व नाम से स्पष्ट है कि इस पर्व में पशुओं से इंसानों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता हुआ करती है, यानी पशु और इंसान आपस में लड़ते हैं। इसके बाद तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, भोजन की भी व्यवस्था रहती है ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके। और ऐसे ही अवसर पर ततारा उस पशु पर्व में पहुंचा। संयोग से वो अमीरो भी पहुंची। जाहिर सी बात है कि किसी भी कार्यक्रम में प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के प्रति ललायित रहते हैं। यहाँ भी ठीक वही बात थी। ततारा आया तो था इस पशु पर्व में, लेकिन उसकी आंखें उसकी वामीरो की तरफ थी। जैसे ही वामीरो आई, सबके सामने संभव नहीं था कि वह ततारा से मिल सके, इसलिए उसके आंखों में प्रेम के आंसू थे। उसकी आंखें आंसुओं से सराबोर थी, जिसे देखकर ततारा काफी दुखी हुआ। और इतनी सी बात ही नहीं रही, संयोग कुछ ऐसा रहा कि इसी क्रम में वामीरो की माँ भी आ गई, जिसने
सारे समाज के सामने ततारा को भला बुरा कहा, ततारा को अपमानित किया, उसे खूब डांटा। वामिरों की मां के द्वारा किए गए अपमान का घूंट ततारा न सह सका। बच्चों, जाहिर सी बात है कि जब सार्वजनिक जगह पर किसी का अपमान होता है तो वह जो पल होता है उस व्यक्ति के लिए बड़ा कष्टदायी होता है। ततारा की उस समाज में प्रसिद्धि थी, लोग बड़े आदर की निगाहों से देखते थे, लेकिन आज उसी समाज के लोग उसे भला बुरा कह रहे थे। ततारा की मां भी तरह तरह की गालियां दे रही थी, उसे अपमानित कर रही थी, और इतना अपमान भला वह कैसे सहता। यहाँ बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि एक तरफ तो अपमान के घूंट थे, दूसरी तरफ ततारा के आंखों के आंसू, उसकी भाव विह्वलता। दोनों ही स्थितियों में उलझा ततारा सोच नहीं सका कि उसे आखिर क्या करना चाहिए। बच्चों, जीवन में ऐसे पल आते हैं इंसान के सामने जब इंसान अपना आपा खो देता है। निसंदेह हम चर्चा कर रहे हैं इस प्रसंग की, ततारा का क्रोध प्रकट करना। पशु पर्व में जब लोगों के द्वारा अपमानित हुआ, लोगों ने उसे खूब अपमानित किया, तरह तरह की बातें कही, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई, तो ततारा को क्रोध आ गया। वो सोच न सका कि उसे क्या करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि ततारा विलक्षण युवक था, और उसकी विलक्षणता के संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि वह हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार लिए रहता था। लोगों ने इस तलवार की खूबियों के बारे में जाना नहीं था, लेकिन लोग इतना जरूर मानते थे कि ये तलवार साधारण नहीं है, बल्कि इसमें दैवीय शक्ति है। बच्चों, आम बच्चे जो होते हैं वे लोहे की तलवार लेकर भले ही घूमते हों, या फिर घर में लोहे की तलवार रहती है, बखूबी आपने देखा है तलवार, लेकिन लकड़ी की तलवार कहीं नहीं रखता। भले ही नाटक वाले लकड़ी की तलवार रखें, आम लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन ततारा हमेशा अपनी कमर में लकड़ी की तलवार लिए रहता था। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसमें दैवीय शक्ति थी। तो जब उसे गुस्सा आया, उसने पूरी शक्ति से अपने कमर की में रखी तलवार की मूठ को पकड़ा और उसे लेकर पूरी शक्ति से धरती में घोंप दिया, और पुनः उसे बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन तलवार ऊपर आया नहीं, और इसी खींचने के क्रम में वह उसे काटता हुआ आगे की तरफ चला गया। बच्चों, जिस तरह वह आगे की तरफ काटता हुआ चला गया, धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी, जिसकी एक तरफ ततारा थी, दूसरी तरफ वामिरो था। वामिरो आंसू बहा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और ततारा क्रोध में धरती को चीरता जा रहा था। चीरते चीरते आगे चला गया, धरती दो टुकड़ों में बट गई, एक तरफ ततारा, एक तरफ वामिरो, और अंततः क्या हुआ, ततारा उस धरती में गिर गया, विलीन हो गया, उसका पता न चला। वामिरो उसके प्रेम में पागल हो गई, क्योंकि उसका प्रेमी न रहा। भला वह जिए तो किसके लिए और किस सहारे जिए। इधर उधर भटकती रही, और इस तरह वह भी वहां से कहां लुप्त हो गई, किसी को पता नहीं चला। यानी दोनों एक दूसरे के हुए नहीं, लेकिन इस परंपरा को तोड़ने के क्रम में उस द्वीप समूह के दो टुकड़े हो गए, एक लिटिल अंडमान और दूसरा कार निकोबार, और दोनों के बीच 100 किलोमीटर का फर्क है। नहीं, जाहिर सी बात है कि द्वीप समूह की ये कहानी, निकोबारियों की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम और बलिदान किसी भी समाज के लिए एक ऐसी नींव कायम करता है, एक ऐसा आधार कायम करता है जो उस समाज की दशा और दिशा को बदल देता है। वाकई ततारा वामिरो के बलिदान के बाद वहां के लोग एक दूसरे गांव में शादी संबंध स्थापित करने लगे, और इस तरह जो संकीर्ण मानसिकता थी, जो पुरानी विचारधारा थी,
दीप समूह की वो सदा के लिए मिट गई। तो बच्चों बखूबी हमने इस कहानी के अंतर्गत देखा कि किस तरह समाज में रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़ने के लिए प्रेम का सहारा लिया जाता है, बलिदान का सहारा लिया जाता है, और ऐसे लोग इतिहास के पन्नों में अमरत्व को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आई होगी। निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाएंगे, आप इससे लाभान्वित होंगे और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद बच्चों।